नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आरएसएस के नेता सुरेश जोशी, जिनको कई लोग भैया जी जोशी भी कहते हैं, उन्होंने भाषा को लेकर एक विवाद खड़ा कर दिया। और मुंबई में वो जब लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मराठी के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये कहा एक्चुअली कि मुंबई की कोई एक भाषा नहीं है, इसलिए मुंबई आने या यहाँ रहने के लिए मराठी सीखने की जरूरत नहीं है। मुंबई के हर हिस्से की अपनी अलग भाषा है। और उन्होंने मिसाल के तौर पर कहा कि जैसे घाटकोपर इलाके की भाषा गुजराती है, इसीलिए अगर आप मुंबई में रहते हैं या फिर आप आना चाहते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आपको मराठी सीखनी पड़ेगी। अब उनका ये बोलना, उसके बाद जो तमाम विपक्षी दल थे, उन्होंने एक अच्छा खासा विवाद इसको लेकर खड़ा कर दिया कि मुंबई में मराठी अस्मिता की जब हम बात करते हैं, तो मराठी भाषा को नकारा कैसे जा सकता है। एक नाथ शिंदे भी बोल पड़े और इतना ज्यादा इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया कि देवेंद्र फडणवीस को ये बोलना पड़ा आकर मराठी के बचाव में। उसके बाद खुद सुरेश जोशी को सफाई देनी पड़ी कि मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुरेश जोशी ने इस विवाद को एक ऐसे समय में खड़ा किया जिस समय तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लेकर अच्छा खासा विवाद शुरू हुआ है, और कई दिनों से इसको लेकर चल रहा है। और ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमिलनाडु में तो बिल्कुल थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन तमिलनाडु से बाहर अब महाराष्ट्र में अगर आरएसएस के नेता अगर इस तरीके की बात करते हैं, तो क्या जबरन इस भाषा विवाद को खड़ा किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ मेहमान हैं। हमारे साथ विवेक देश पांडे है, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, नागपुर से, आरएसएस को बहुत क्लोजली फॉलो भी करते हैं। विवेक, आपका स्वागत है। और एस श्रीनिवासन, ग्रुप एडिटर हैं द फेडरल के। श्रीनी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और चर्चा मैं विवेक से शुरू करती हूँ कि विवेक, सुरेश जोशी का जो ये बयान है, ऐसा तो नहीं है कि जब उन्होंने ये बात कही कि घाटकोपर में लोग गुजराती बोलते हैं और मराठी की कोई जरूरत नहीं है, उनका ये बयान का राजनीतिक असर क्या होगा, आई एम श्योर उनको ये बात पता होगी। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला, और बोलकर जब उन्होंने देखा कि ये विवाद बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, तो उन्होंने कहा कि इसको तोड़ा मरोड़ा गया, और उन्होंने फिर उस पर क्लैरिफिकेशन दिया। आखिर क्यों सुरेश जोशी ने इस बयान को पेश किया, क्या जरूरत थी इस बयान को बोलने की, जो सुरेश जोशी ने जो बात कही। नीलू, मुझे क्यों उन्होंने कहा इसका कुछ अंदाजा नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आरएसएस को अगर हम समझने की कोशिश करें, आरएसएस ये मूवमेंट 1925 में महाराष्ट्रियन ब्राह्मिन्स, जो मराठी के बारे में जिनको काफ़ी एक अभिमान होता है, महाराष्ट्रियन ब्राह्मिन्स, उन्होंने शुरू किया। लेकिन वो नागपुर के थे, वो पुणे के नहीं थे। हालांकि सुरेश जोशी जो है वो पुणे से बिलोंग करते हैं ओरिजिनली, और पुणे में मराठी भाषा का स्वाभिमान जो है बहुत जागृत है, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन आरएसएस जो है वो कभी भी लैंग्वेज के पक्ष में, लैंग्वेज के बेसिस पर किसी भी तरह का हिंदू समाज में डिवीजन हो, इसके पक्ष में कभी भी नहीं था। वो आरएसएस के लिए हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म, रिलीजन नहीं, रिलीजन को वो अलग मानते हैं। हिंदू धर्म ये जो है वो हिंदू लोगों की यूनिटी का एक बेसिस होना चाहिए, और लिंग्विस्टिक बेसिस पर हिंदूज जो है वो डिवाइड नहीं हो, ये आरएसएस की पहले से सोच है। और लिंग्विस्टिक स्टेट्स को भी आरएसएस का विरोध था पहले से ही, और इसलिए उन्होंने अपनी जो भाषा चुनी संवाद के लिए, वो भाषा उनकी हिंदी थी। आरएसएस के सारे सारे जो प्रोग्राम है, वो प्रमुख प्रोग्राम जो है वो सारे हिंदी में ही होते हैं, चाहे वो नागपुर में हो, महाराष्ट्र में कहीं हो, या कहीं बाहर हो, वो हिंदी में ही कंडक्ट किए जाते हैं। अब मुझे पता नहीं साउथ में अगर हो सकता है अंग्रेजी में हो तो, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ हिंदी में ही वो करने की कोशिश करते हैं। वो हिंदी भाषा इसलिए उन्होंने चुनी कि उनको पता था कि महाराष्ट्र में आरएसएस का जो स्प्रेड है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स बहुत स्ट्रांग हुई थी। हालांकि मतलब फुले शाहू अम्बेडकर हो, चाहे फिर कांग्रेस का मूवमेंट हो, चाहे सोशलिस्ट मूवमेंट हो, चाहे कम्युनिज्म हो, सारे जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस थे महाराष्ट्र में काफी स्ट्रांग थे जब आरएसएस का उदय महाराष्ट्र में हुआ। तो आरएसएस को पता था कि उनकी जो पैठ है महाराष्ट्र में बहुत जल्दी नहीं बैठेगी, और उनका एक नेचुरल अपील, हिंदुत्व का नेचुरल अपील हिंदी बेल्ट में ज्यादा होगा, ये उनको पता था। इसलिए उन्होंने अपने संवाद की भाषा हिंदी चुनी, और हुआ यही
कि महाराष्ट्र में उनको अभी भी आज भी वो अपने बलबूते पे बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं है। काफ़ी मशक्कत के बाद वो इस स्थिति तक पहुँचे हैं। लेकिन उनको जो पैठ मिली पहली, वो सारी हिंदी बेल्ट में मिली, वहाँ पर उनकी सरकारें बहुत पहले से आई। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, चाहे राजस्थान वगैरह, यहाँ पर इनकी सरकारें, दिल्ली पहले आई। तो हिंदी भाषा चुनने के पीछे आरएसएस का मकसद यही था कि हिंदी बेल्ट में उनके हिंदुत्व के आइडियोलॉजी को एक नेचुरल अपील है। तो उस लिहाज से उन्होंने हिंदी, अब जैसे मैंने पहले कहा कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट भारत डिवाइड हो, ये आरएसएस की पसंद की बात नहीं थी। उन्होंने कभी इस बात को सपोर्ट नहीं किया। तो ये एक बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं तो उस बैकग्राउंड पर ये सुरेश भैया जी जोशी जो है, मतलब भैया जी इन कोट्स, उनको भैया जी जोशी उनका नाम है, निकनेम, और सुरेश उनका रियल नेम है। तो भैया जी जोशी का स्टेटमेंट अगर इस बैकग्राउंड पे हम देखते हैं तो मराठी भाषा को महाराष्ट्र में एक कोई अलग दर्जा हो और स्पेशल दर्जा हो, ऐसा वो संघ संघ नहीं मानेगा। संघ ये भी नहीं मानेगा कि तमिलनाडु में सिर्फ तमिल भाषा को महत्व दिया जाए और बाकी भाषाओं को न दिया जाए। तो भाषा का डिवीजन जो है वो उनको मान्य नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र में मराठी का ही बोलबाला रहे, ये इसके पक्ष में आरएसएस कभी भी नहीं रह सकता। और किसी भी राज्य में उसी राज्य की भाषा का बोलबाला हो और वो कंपलसरी रहे किसी को, जो भी बाहर से उस स्टेट में जाए, उस स्टेट में जाने वाले हर किसी को वो कंपलसरी रहे, इस तरह के विवेक, विचार को आपको आरएसएस लगता है कभी कि सपोर्ट नहीं करेगा। जी। नहीं, विवेक, आपको लगता है कि जानबूझकर सुरेश जोशी ने ये बयान को दिया या फिर इस बात को कहा, क्योंकि ऑलरेडी तमिलनाडु में इतना बड़ा भाषा का विवाद हो रहा है और उस बात को महाराष्ट्र में एक बार फिर से करना, ये थोड़ा विवादास्पद नहीं था या विवाद क्रिएट करने की कोशिश की गई? आपको क्या नहीं, लगता है? नहीं, उन्होंने जो कहा उसमें गलती ये थी कि उन्होंने ये कहा कि आवश्यक नहीं है, जो बाहर से आते हैं उनको मराठी सीखनी आवश्यक नहीं है। तो वो वैसा वो गलत है, क्योंकि आवश्यक तो है, हुँ, कंपल्सरी नहीं है। आवश्यक होना और अनिवार्य होना, इसमें फ़र्क है। हुँ, मैं अगर बिल्कुल। तमिलनाडु में जाता हूँ, तो मेरे लिए तमिल सीखना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आवश्यक तो है। बगैर हुँ, तमिल सीखे मैं तमिलनाडु में सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। मेरे अपने लिए आवश्यक है। तो आप जब ये कहते हैं कि आप महाराष्ट्र में जो बाहर से लोग आते हैं उनको मराठी सीखना आवश्यक नहीं है, तो वो गलत है। आप ये हुँ, ज़रूर कह सकते हैं कि अनिवार्य नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी। किसी भी स्टेट में जाकर उस स्टेट की भाषा सीखना किसी के लिए हुँ, अनिवार्य नहीं होना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को लेकर बात हो गई। लेकिन जब आप कहते हैं कि आवश्यक नहीं है, इसका मतलब आप उसके बारे में एक तरह से डिसमिसिव हो जाते हैं, उसके हाँ, बारे में एक तरह से इंडिफरेंट हो जाते हैं। तो वो गलत है, और वो गलती उनको समझ में आई। उनकी भाषा में जो शब्द का प्रयोग हुआ वो गलती उनको समझ में आई, इसलिए उन्होंने बाद में क्लैरिफिकेशन भी दिया। तो हुँ, आवश्यक तो है, क्योंकि मैं जिस स्टेट में अपना चरितार्थ चलाने जाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी उस स्टेट में मुझे गुजारनी है, नौकरी करनी है, उस स्टेट की भाषा तो मुझे सीखना आवश्यक है। मैं सीखूं नहीं सीखूं, ये मेरा अपना प्रेफरेंस होना चाहिए, मेरा अपना चॉइस होना चाहिए, कोई अनिवार्य मुझे नहीं कर सकता। ये ठीक है, लेकिन मेरे लिए वो आवश्यक तो है। ये मेरे समझ की बात है, मुझे समझना चाहिए कि मेरे लिए आवश्यक है। कोई बाहर से आके मुझे नहीं कह सकता, कोई मराठी आदमी मुझे ये आकर ये नहीं कह सकता कि आपको महाराष्ट्र में आके मराठी सीखनी ही होगी, वो गलत होगा। लेकिन आपको महाराष्ट्र में आके मराठी सीखना आवश्यक है, ये कोई भी कह सकता है, और आवश्यक होना भी बिल्कुल, चाहिए। तो मुझे बिल्कुल। लगता है शब्दों का चयन उनका गलत हुआ, और शिवसेना के साथ में भाजपा का संबंध बना रहे, ये इसके पक्ष में आरएसएस था, बावजूद इसके कि शिवसेना मराठी के लिए बहुत आग्रही थी। वो हुँ, इसलिए कि शिवसेना धर्म के आधार पर एक अलायंस पार्टनर के रूप में आरएसएस को ज्यादा एक्सेप्टेबल थी, लेकिन लैंग्वेज के मामले में हमेशा वो शिवसेना के साथ में उनका एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा ही रहा कि मराठी अनिवार्य बाहर के लोगों को होनी चाहिए, और मराठी के बेसिस पे बाहर के लोगों को साथ में दुर्व्यवहार हो, इसके पक्ष में आरएसएस कभी भी नहीं था। बिल्कुल। नीलू। ठीक है, अब मैं श्रीनी सर के पास आती हूँ कि श्रीनी जी, आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? या क्या ये इतनी सिंपल चीज़ है कि उन्होंने शब्दों का चयन गलत किया, जो विवेक कह रहे थे कि उन्होंने शब्दों का चयन गलत किया और उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। फिर उनको पॉलिटिकली समझ में आया कि ये चीज़ें बैकफायर कर रही हैं, तो उन्होंने आके क्लैरिफिकेशन भी दिया। लेकिन अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में बड़े प्रिज़्म से अगर इन चीज़ों को देखा जाए, तो क्या कहीं न कहीं भाषा के विवाद को ज़बरदस्ती अ, हवा देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि तमिलनाडु इस समय
अगले साल वहाँ चुनाव है, तमिलनाडु में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। क्या ये एक नया मुद्दा बीजेपी छेड़ने की कोशिश कर रही है? क्योंकि जो उनका हिंदू मुस्लिम कार्ड था, वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, हालाँकि वो चलता रहता है टाइम टू टाइम, लेकिन उसकी जो एक शेल्फ लाइफ थी, कई लोग ये कहने लगे कि अब खत्म हो गई है। तो क्या अब ये जो विविधता वाला जो इश्यू है कि भई हर चीज़ यूनिफ़ॉर्म हो, भाषा एक, चुनाव एक, सब कुछ एक-एक करके जो न बीजेपी कहती रहती है और आरएसएस के लोग भी कहते रहते हैं, तो क्या अब ये एक नया उनको ध्रुव मिल गया है भाषा के नाम पर? जी, श्री सर। नीलू जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा मुद्दा है इसको थोड़ा-सा हम ओवर रीड कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, 2 अलग-अलग बातें हैं। एक तो तमिलनाडु में जो विरोध हो रहा है, वो हिंदी का विरोध नहीं हो रहा है, वो हिंदी थोपने को लेकर हो रहा है। ये जो यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो एक राज्य सरकार और मध्य सरकार के बीच में जो कशाकशी चल रही है, वो इस बात को लेकर ये है कि जो नया एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 20 जिसको कहा जाता है, उसमें आपने हिंदी के अस्तित्व को बहुत ज़्यादा भारी आपने काफ़ी ध्यान दिया है। आपने संस्कृत के बारे में भी काफ़ी चीज़ें बोली है, मगर आप जो है बाकी जो भाषाएँ हैं भारत की उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की। और उनके दूसरा उनका सबसे बड़ा ये एक कारण है कि जो सेंट्रल असिस्टेंट जो राज्य सरकार को केंद्र से जो मिलनी चाहिए, जो निधि व्यवस्था है उसके फाइनेंस कमीशन ने जो किया है उसके अंतर्गत जो पैसे मिलने चाहिए, वो जो सेंट्रल स्कीम है उससे नहीं मिल रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि देखिए काफ़ी ड्यूज़ हैं, उन सबको पहले दीजिए। जब ये चिट्ठी प्रधानमंत्री को यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने लिखा है एमके स्टालिन ने, उसका जवाब जो आया वो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से आया। उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है, पहले आप एनईपी को इम्प्लीमेंट करिए, तभी आपको ये पैसा मिलेगा। उन्होंने उसको जोड़ के ये तूल इस तरीके से यहाँ पर हुआ है। यदि आप उसको जोड़ के देखें महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में मुझे लगा है कि वहाँ पर थोड़ा-सा एक भिन्न यहाँ पर अभी जो एक स्थिति है वो थोड़ा-सा भिन्न है। एक हम ये सोच सकते हैं कि क्या 1960 के दशक में हम चले जाएँ, तब क्या हुआ था? तब वहाँ पर ज़रूर जो है महाराष्ट्र में एक साउथ इंडियंस के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक एजिटेशन चला था और वो एजिटेशन को तूल दिया था शिवसेना ने, जो कि अब उद्धव ठाकरे शिवसेना बन के रह गई है। तब उन्होंने इस बहुत बड़ा एक एजिटेशन खड़ा किया था। वो इसलिए था कि तब भी जो हैं मद्रासी जो कहलाए जाते थे तब, उनका जो पॉपुलेशन सिर्फ 8 और 9% के बीच में ही था, 8 साढ़े 8% था। मगर उनको नौकरियाँ मिल रही थी, अंग्रेजी में वो ज़्यादा उनकी अच्छी तालीम थी, तो उनको ज़्यादा अंग्रेजी नौकरी मिल रही थी। बड़ी अच्छी नौकरियाँ मिल रही थी, सरकारी नौकरियाँ। इन सबको लेके थोड़ा-सा वहाँ असंतुष्टि थी। तो उन्होंने शिवसेना ने इस मुद्दे को उठाया और एक काफ़ी बड़ा एजिटेशन खड़ा किया था। देखिए, अभी यदि हम देखें इतने इतने सालों बाद 20 हम जो हैं 2025 में हैं अभी, तो काफ़ी कुछ बदल चुका है। देखिए अब का महाराष्ट्र और तब का महाराष्ट्र में काफ़ी फ़र्क है। देश का सबसे बड़ी यदि इकोनॉमी है, कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी सबसे ज़्यादा जो है 14% है और महाराष्ट्र नंबर 1 सिटी है बिज़नेस में। देखिए, एक तो वो और नौकरियों की वहाँ पर जो है जितना अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो काफ़ी हैं। और अब जो है तमिलनाडु से ज़्यादा पलायन नहीं होता महाराष्ट्र की तरफ। अब पलायन जो ज़्यादा होती है, वो हो रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार से, जिनको वो भैया करके जो एक दूसरा एजुकेशन हुआ था, भैया लोग करके एक डेरोगेटरी टर्म यूज़ किया था यूपी और बिहार के लोगों के लिए। वो एजिटेशन शुरू हुआ था। मुझे लगता है ये जो पूरा का पूरा मामला है, वो ये है शिवसेना और बीजेपी के बीच का। देखिए, शिवसेना जो है महाराष्ट्र में बार-बार इस भाषा की जो राजनीति है उसको उठाता रहता है, जो उद्धव ठाकरे शिवसेना है और कहीं न कहीं बीजेपी इसका सामना करना चाहती है। तो उसके लिए शायद वो ये कहना चाहती है कि देखिए मराठी को हम भी उतना ही तवज्जो देते हैं जितना कि शिवसेना देती है। देखिए पिछले महीने फ़रवरी आई थिंक 25 तारीख को या एक महाराष्ट्र में ये कहा गया कि देखिए वहाँ पर सभी जो कामकाज होगा सरकारी, वो मराठी में होगी।
एक एक सरकारी ऑर्डर वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने दिया है। उसके बाद ये भी कहा गया कि सिर्फ इतना ही नहीं, ऑफिशियल कामकाज में मराठी बोलचाल की भाषा में भी कोई भी सरकारी उपकरण जो होगा उनमें मराठी ही बोली जाएगी, ये भी उन्होंने कहा। मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव मराठी की तरफ एक कॉम्पिटिटिव जो है अफेक्शन दिखाया जा रहा है शिवसेना और बीजेपी के बीच में। उसमें कहीं शिवसेना आगे ना बढ़ जाए। मेरे को लगता है कि वो एक कॉम्पिटिटिव कारण हो सकता है कि उसके लिए बीजेपी जो है वो ये कहना चाहती है कि हमने ज़्यादा काम किया है। यदि आपको याद होगा, अभी पिछले 2024 में क्लासिकल लैंग्वेज की तरजीह मराठी को भी मिली, और आई थिंक 4 या 5 भाषाओं को दी गई, उसमें मराठी को भी एक क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, जो बहुत पहला डिमांड था। 2013 से ये डिमांड चला है, तब कांग्रेस सरकार ने भी कहा था हम उसको फुलफिल करेंगे, उनसे नहीं हुआ, तो अभी बीजेपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मराठी को भी एक क्लासिकल लैंग्वेज की दर्जा दिया है। देखिए, मराठी लैंग्वेज जो है 2300 साल पुराना है, और उसको वो चाहते हैं कि क्लासिकल लैंग्वेज का भी दर्जा मिले, एक एक पुराना लैंग्वेज का, और वहाँ का लिटरेचर और वहाँ के उसमें काफ़ी वहाँ के लोगों की काफ़ी रुचि है, और वो चाहते हैं कि उनकी भाषा को वो जो एक सम्मान है वो मिले। तमिल जो है वो 7000 साल पुरानी भाषा है, और वो शायद यहाँ का हमारे देश का सबसे पुराना भाषा है, वो संस्कृत से भी ज़्यादा पुराना है, और हो सकता है कि दुनिया के भाषाओं में भी इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। क्या हो नहीं सकता? मुझे लगता है ये बात सही भी है कि दुनिया के पुराने भाषाओं में तमिल भी एक भाषा है। तो इसीलिए यहाँ पर तमिल का एक काफ़ी प्राइड है यहाँ पर तमिलनाडु में। उतना ही प्राइड जो है मराठी का महाराष्ट्रियंस के बीच है, वो भी उस अपनी भाषा को मानते हैं, मगर फ़र्क है इसमें। जो मराठी जो लैंग्वेज है वो इंडो आर्यन लैंग्वेज जो मेथड है उसमें से जन्मी है। उसमें उस भाषा में मराठी में थोड़ा बहुत जो मिश्रण है वो हिंदी का भी है, और थोड़ा सदर्न लैंग्वेज, थोड़ा कन्नड़ का भी है। और देखिए वहाँ पे डिफरेंट रीजन में, जैसे भारत के सारे प्रदेशों में होता है, अपने निकट वाले प्रदेशों का असर होता है। यदि आंध्रा के बगल में है तो आंध्रा का भी थोड़ा-सा उनकी भाषा में, बोलचाल की भाषा में थोड़ा-सा ये होगा। ये सब बातें हैं। तो मुझे लगता है कि फिलहाल जो ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, वो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स ही लग रही है। आपका कहना है कि ये पूरी कंपेटिटिव पॉलिटिक्स है, लेकिन इसको अगर आप समराइज करें विवेक, तो आपकी नजर में क्या है? क्या ये मामला और अभी जैसे महाराष्ट्र में खड़ा हुआ है, और अगर ये कंपेटिटिव पॉलिटिक्स है तो क्या ये और राज्यों में भी क्या फैल सकता है? अभी तमिलनाडु में हमने देखा, उसके बाद अब महाराष्ट्र में देखा, भले ही सुरेश जोशी ने समझा हो कि नहीं भाई उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा गया हो, या उनके शब्दों के चयन में कुछ दिक्कत हुई हो, लेकिन ये भाषा विवाद और कितना तूल पकड़ सकता है, और क्या और राज्यों में भी ये विवाद थोड़ा सा गर्म हो सकता है? देखिए, इसमें 2 प्रॉब्लम्स जो उनके स्टेटमेंट की वजह से उनके लिए हुए, मतलब आरएसएस के लिए और बीजेपी के लिए, उनके इकोसिस्टम के लिए, वो एक है कि भाई आप अगर साउथ पर हिंदी लादना चाहते हैं तो फिर महाराष्ट्र में मराठी की जरूरत नहीं है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? साउथ में अगर हिंदी को लेकर इतना विवाद है, वहां पर आप चाहते हैं, अमित शाह के स्टेटमेंट्स भी है, वहां पे आप चाहते हैं कि हिंदी एक्सेप्ट की जाए, तो फिर महाराष्ट्र में मराठी आना जरूरी नहीं है, ऐसा आप कैसा कह सकते हैं? ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसको उनको एक्सप्लेन करना होगा। दूसरी बात ये है कि अभी जो महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज की इलेक्शन है उसमें डीएमसी का भी इलेक्शन है, उसमें ये मुद्दा हो सकता है कि इस मुद्दे को भी शायद उबाल आ जाए, मतलब जो इस मुद्दे को यूज करना चाहेंगे वो बिल्कुल पूरी तरह से यूज करेंगे, क्योंकि भैया जी जोशी ने भी कहा कि घाटकोपर की भाषा गुजराती है। ये जो शब्द है ये बहुत मजेदार है। घाटकोपर की भाषा गुजराती कहाँ से हुई? ऐसा नहीं है, अगर घाटकोपर की भाषा गुजरे तो महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, ये भी आपने एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन मैंने पहले कहा कि आरएसएस को भाषा के आधार पर हिंदू समाज का डिवीजन नहीं चाहिए, उनको लगता है कि सबसे ऊपर होना चाहिए रिलीजन फैक्टर, भाषा नहीं। भाषा के आधार पर हिंदूज डिवाइड हो, ये उनको एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए वो भाषा
वार प्रांत रचना जो थी उसके विरोध में थे। अब गड़बड़ ये हो गई कि उन्होंने ऐसा कहने पर उसका राजनीतिक अर्थ ये भी निकाला जा सकता है और निकाला जाएगा, क्योंकि आप भी निकालते हैं उस तरह के वक्तव्यों का जो अर्थ है, आप भी निकालते हैं तो दूसरे भी निकालेंगे। अर्थ ये निकाला जाएगा कि जो हिंदी पट्टी के लोग मुंबई में आए हैं, जो मुंबई में एक उनका वोट बैंक बीजेपी का बना है अमंग द हिंदू वोटर्स, उसको पुख्ता करने के लिए, उसको चुचकारने के लिए या फिर उसको एक अपील करने की दृष्टि से भी इस स्टेटमेंट को, ये स्टेटमेंट शायद भैया जी जोशी ने दिया है कि भाई नहीं, आप ये मत समझिए कि ये मराठी है, आप हिंदी लोग जो है वो बाकी भाषा के लोग जो है, बाकी भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, आपकी भी मुंबई उतनी ही है जितनी मराठी लोगों की है। ऐसा एक गर्भित अर्थ शायद वो लोगों को बताना चाहते हैं, ऐसा अर्थ निकाला जा सकता है, और क्यों ना निकाला जाए। तो आने वाले बीएमसी के चुनाव में या फिर बाकी जो लोकल बॉडीज के चुनाव है जिसमें मराठी का मुद्दा अहम हो सकता है, बम्बई में तो होगा ही, नागपुर में शायद ना हो, क्योंकि नागपुर में हिंदी बहुत आम तौर पर बोली जाती है, नागपुर के मराठी लोग भी हिंदी में ही बात करते हैं। तो वो नागपुर में, ये नागपुर असली मायने में एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है, यहाँ पर वो हिंदी मराठी वाला डिवीजन नहीं, जबकि नागपुर में मराठी लोगों की तादाद बम्बई में जितनी है मराठी लोगों की तादाद उससे बहुत ज्यादा है। बावजूद उसके नागपुर ये एक बहुत ही एक कॉस्मोपॉलिटन वातावरण नागपुर शहर में है। भाषा को लेकर इस तरह के कोई विवाद नहीं है, हम लोग मराठी लोग जो है आपस में भी हिंदी में बात करते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। और आरएसएस की भाषा खुद कम्युनिकेशन की हिंदी, जैसे मैंने पहले कहा। तो ये शायद उस इलेक्टोरेट को अपील करने की भी एक मशक्कत हो सकती है, ऐसा अर्थ निकाला जा सकता है इसका, कि जो मुंबई के चुनाव, आने वाले चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण एक रोल अदा करेंगे। लेकिन कहीं अगर मराठी बैकलैश इसमें आ जाए तो बैकलैश ना आए, इसलिए उसका एक क्लैरिफिकेटरी बयान भी उन्होंने दे दिया कि नहीं नहीं, मेरा ऐसा कुछ कहना नहीं था। और वो खुद कह रहे हैं कि मैं भी एक मराठी हूँ और मुझे मराठी होने का अभिमान है, ये भी कह रहे हैं वो स्टेटमेंट में। तो वो उसको अभी थोड़ा सा बैलेंस भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी इसका राजनीतिकरण हो जाए अगर इस बयान का, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, और क्यों ना हो, क्योंकि आप जब आरएसएस के इतने बड़े नेता है तो आपको अपनी भाषा का उपयोग बहुत सही तरीके से करना चाहिए, उसका कोई भी गलत अर्थ न निकले, इसका अपने यू शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। लेकिन वो शायद उनके मुंह से निकल गई या फिर उन्होंने जानबूझ के कही, ये कहना बहुत मुश्किल है। जी नहीं, ये उनके मुंह से ये चीज निकल गई, लेकिन मैं अंत में फिर भी श्रीनी सर से यही पूछूंगी कि क्या श्रीनी सर लैंग्वेज सेंटिमेंट, जो एक भाषा को एक भावनात्मक मुद्दा, क्या आने वाले दिनों में आरएसएस और बीजेपी बना सकते हैं? हम तमिलनाडु में देख रहे हैं, महाराष्ट्र में भी एक विवाद हुआ, भले उसकी शेल्फ लाइफ बड़ी छोटी सी हो, मामला निपट गया, लेकिन क्या भाषा का विवाद और राज्यों में खड़ा हो सकता है? जी देखिए, अब चुनाव बहुत दूर है। यदि आप यदि इस यदि आप बात करें पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की, वो बहुत दूर हैं, अभी अभी हुए हैं 2024 में, तो वो तो कारण हो नहीं सकता। अभी जो चुनाव जो आ रहे हैं, जैसे कहा गया है कि वहाँ का म्युनिसिपल इलेक्शन जरूर मुंबई में होंगे। अब बिहार में चुनाव है और तमिलनाडु में चुनाव अगले साल है। तो यहाँ जो गहमा-गहमी हो रही है ये भाषा को लेके, वो इसलिए हो रही है कि यहाँ पर चुनाव अगले साल है। देखिए, आजकल जो सोशल मीडिया के ज़माने में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि कोई बात या कोई जो चीज़ है, यदि वो चेन्नई में बोला जाए, उसका असर शायद उत्तर प्रदेश में ना हो, उस तरह का मामला नहीं है। आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में बात कहीं हो सकती है, उसका जो है रिएक्शन कहीं और हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको याद होगा 2024 चुनाव के पहले जो पार्लियामेंट्री चुनाव थे, उसके पहले जो मध्य प्रदेश का असेंबली इलेक्शन था, और उस चुनाव में उदयनिधि स्टालिन ने जो सनातन धर्म के बारे में जो तमिलनाडु में जो बात कही थी, उसका आपको वहाँ पर प्रतिध्वनि दिखाई दिया। तो आजकल क्या है कि उस भाषा को लेके ये कहा गया कि सनातन धर्म क्या खतरे में है, सनातनियों के खिलाफ क्यों हैं ये लोग। इस तरह के मुद्दे भी जो पोलराइजेशन के लिए जो इश्यूज बार बार ढूंढे जाते हैं, उसमें वो इशू भी बहुत अहम निकला तब।
कई लोगों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं हुआ होगा कि उदयनिधि स्टालिन जो जिनको बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं और वो अपने पिताजी के शैडो से अभी-अभी उभरे हैं। अभी तो फिलहाल ही वो डिप्टी सीएम के उसमें आए हैं, कोई जानता नहीं है और उनका एक कथन पूरे देश में उस पर काफ़ी चर्चा हुई। तो देखिए, ये ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स आज रह गया है, तो ये भी हो सकता है कि तमिलनाडु में जो बात हो रही है, उसका ध्रुवीकरण जो है, बाकी प्रदेशों में उसकी कोशिश हो सकती है। मगर मैं अभी भी कहूँगा कि इसका अभी तक कोई कॉन्क्रीट वो नहीं है। देखिए, फिलहाल देखा जाए तो डीएमके के लिए बहुत अच्छी बात है। आप लैंग्वेज इश्यू को उठाइए, तो वो तो उनके लिए तो आपने जैसे मैंने पहले भी कहा है, फुल टॉस है। एमके स्टालिन रोज एक छक्का मार रहे हैं, उनके लिए रोज एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि वो सीधा का सीधा पूरा का पूरा तमिल वोट जो है द्रविडियन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बेसिस पे अपने आसपास उसको उनका उसका फायदा वो ले सकते हैं। तो ये बीजेपी ये काम क्यों कर रहा है? तो हो सकता है एक विचार ये आया हमारे मन में कि शायद इसका एडवांटेज कहीं और लेने के लिए हो सकता है। क्या ये बिहार इलेक्शन में लेने के लिए हो, कहीं हो? अभी थोड़ा-सा कहना जल्दीबाजी होगी क्योंकि अभी चुनाव अभी और समय है। मगर ये है कि ये जो तत्काल जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट भाषा को लेके ये इस पे थोड़ा-सा कॉशन की ज़रूरत है। ये बहुत संवेदनशील विषय है। भाषा लोगों के बहुत करीब है, लोग उसको बहुत ही क्लोज़ से अपने बहुत नज़दीकी से उसको देखते हैं, उनके एक आइडेंटिटी से भी जुड़ा हुआ मामला है और उनका पूरा उनका आधार भी है एक। तो इस पे थोड़ा-सा मुझे लगता है कि एक कॉशन की ज़रूरत है और फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई अभी कोई बड़ी चीज़ उभर के आई है। बिल्कुल, तो चलिए देखेंगे कि ये भाषा का विवाद पूरा कैसे अनफ़ोल्ड करता है आने वाले दिनों में और यही चर्चा फेडरल इंग्लिश में तुरंत श्रीनी सर और विवेक देशपांडे के साथ हम जारी रखेंगे। फेडरल इंग्लिश पर ट्यून इन करिएगा और आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत शुक्रिया और श्रीनी सर, विवेक आपका भी धन्यवाद।